आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस जॉर्डन मेथड। ये भी ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है। तो गॉस जॉर्डन मेथड को भी हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक सिस्टम शो हो रहा है, तीन इक्वेशंस हैं, एक से ज़्यादा इक्वेशंस हैं, तो इसे हम अगेन सिस्टम कह सकते हैं। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम गॉस जॉर्डन मेथड यूज़ करते हैं। अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं इस मैट्रिक्स में उसे हम एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। जितने भी वेरिएबल्स हैं इस मैट्रिक्स में उसे हम एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, और जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें हम एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होती है, मैट्रिक्स फॉर्म होती है। तो किसी भी सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी सिंपल आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन होती है। हम क्या करते हैं, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनको और जितने भी कांस्टेंट्स हैं उन्हें हम एक मैट्रिक्स में लिख देते हैं, तो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब अगर हमें किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, उसका सोल्यूशन फाइंड करना होता है, तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। मैं फिर कहूँगी हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि जिस थ्री मेथड्स ही हों, इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिनसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बट हम लोग जस्ट ये तीन टॉपिक्स ही करेंगे। उसमें हम लोगों ने क्रैमर्स रूल कर लिया, गॉस एलिमिनेशन मेथड भी हम लोगों ने कर लिया है। आज हम देखेंगे गॉस जॉर्डन मेथड कि इस मेथड की हेल्प से हम किस तरीके से किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गॉस जॉर्डन मेथड के कुछ स्टेप्स हैं, हम इन स्टेप्स को देख लेते हैं। फिर हम इन स्टेप्स की हेल्प से एक सिस्टम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या है कि कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। हमने क्या करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये बिल्कुल सेम स्टेप है गॉस एलिमिनेशन मेथड वाला। ठीक है, कि किसी भी सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो हम इस तरीके से करेंगे। ये सिस्टम है, इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरीके से बनाएंगे वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो और जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको हम एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे, तो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये सेकंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप क्या है कि कन्वर्ट द फर्स्ट थ्री कॉलम्स इनटू यूनिट मैट्रिक्स। हमने ये जो मैट्रिक्स है, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को हमने उसके जो फर्स्ट थ्री कॉलम्स हैं, ठीक है, स्टार्ट के जो तीन कॉलम्स हैं उसको हमने क्या करना है, उसको हमने कन्वर्ट करना है यूनिट मैट्रिक्स में। जो गॉस एलिमिनेशन मेथड था उसमें हम कन्वर्ट कर रहे थे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, बट इसमें क्या चेंजिंग है, इसमें हम जो फर्स्ट थ्री कॉलम्स हैं उनको हम यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। और वो हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और हम इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप है सॉल्व द इक्वेशंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स में जब हम कन्वर्ट कर लेंगे मैट्रिक्स को तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस बनेगी, उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चार स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। तो अब एक एग्जाम्पल मैंने ली है। इस एग्जाम्पल में क्या है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये एक सिस्टम गिवन है, इसमें तीन इक्वेशंस हैं, इस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब मैंने अगेन आपको बताया था कि उस सिस्टम में जो भी वेरिएबल्स होते हैं हमें उनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। तो इट मीन्स कि जब हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है और जब हम सॉल्व कर लेंगे तो एंड में हमें x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू मिलेगी। अब आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या है कि चेंज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। आपने पहला स्टेप है कि आपने इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उन्हें हम इस मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो देखें x1 के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 है, x2 के साथ कोफिशिएंट है -1, x3 के साथ कोफिशिएंट है -1। x1 के साथ कोफिशिएंट यहाँ पर है 3, x2 के साथ कोफिशिएंट है 4
और x3 के साथ यहाँ कोफिशिएंट है -2, x1 के साथ यहाँ पर कोफिशिएंट है 3, यहाँ पर x2 के साथ है -2 और x3 के साथ है 4। तो जितने भी कोफिशिएंट्स थे उन्हें हमने लिख लिया एक मैट्रिक्स में। अब जितने भी वेरिएबल्स हैं उन्हें हम एक मैट्रिक्स में लिखेंगे। वेरिएबल्स कितने हैं? वेरिएबल्स हैं 3, x1, x2 और x3। ठीक है, 3 वेरिएबल्स हैं और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितनी इक्वेशंस होती हैं उतने ही वेरिएबल्स होते हैं। तो 3 इक्वेशंस हैं तो 3 ही वेरिएबल्स होंगे और वेरिएबल्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर x1, x2, x3 है, आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। और 4, 11, 11 ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, इन्हें हम इस मैट्रिक्स में लिख देंगे। फर्स्ट स्टेप हो गया कि चेंज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। हमने फर्स्ट स्टेप में जो सिस्टम था उसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है कि फॉर्म द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। अब वो हम किस तरीके से बनाएंगे? ये जो कोफिशिएंट्स हैं इन्हें हम लिखेंगे और उसके साथ ये जो कांस्टेंट का कॉलम है इसे हम यहाँ लिख देंगे। तो ये बन जाएगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो सेकंड स्टेप भी हो गया कि फॉर्म द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है कन्वर्ट द फर्स्ट 3 कॉलम्स इनटू यूनिट मैट्रिक्स। हमने जो स्टार्ट के 3 कॉलम्स हैं, ये 3 कॉलम्स, इनको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। यानी कि जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर हमने मैट्रिक्स का बनाना है, यानी कि आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होने चाहिए और बाकी जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इन 3 कॉलम्स में वो 0 होने चाहिए। तो अब ये गिवन मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमने यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। इसके जो स्टार्ट के 3 कॉलम्स हैं इन्हें हमने यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ये सेम मैट्रिक्स मैंने कॉपी की है, ये वाली मैट्रिक्स। अब हम इन्हें इसके जो स्टार्ट के 3 कॉलम्स हैं उन्हें यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो वो अब हम किस तरीके से करेंगे? बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की हेल्प से हम कन्वर्ट करेंगे। और देखें यहाँ पर आपके पास किस तरीके से आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में कन्वर्ट करेंगे। देखें, हमें फर्स्ट एलिमेंट ये जो 2 है इसको 1 करना है। ठीक है, तो ये मैं स्ट्रक्चर यहाँ लिख देती हूँ। हमें 1 0 0 0 1 0 और 0 0 और 0 1 बनाना है। और यहाँ पर आपके पास D1 D2 और D3 ये नॉन जीरो ही एलिमेंट्स होंगे। तो अब आप यहाँ देखें, इसको हमें 2 को क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। हम 2 रो को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम R2 में से R1 को माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, R2 माइनस R1 करते हैं और ये चेंजिंग हम कहाँ करते हैं? ये चेंजिंग हम करते हैं R1 में। R2 क्या है? 3 4 -2 11। ठीक है, और R1 क्या है? 2 -1 -1 4। माइनस करेंगे, R2 है। ठीक है, और ये वाली R1 मैंने लिखी है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है? साइन चेंज होती है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बनेगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। अब 3 - 2 रिजल्ट विल बी 1। 4 + 1 हो जाएगा 5। -2 + 1 रिजल्ट विल बी -1 और 11 - 4 +7। जो भी रिजल्ट आया है अब हम वो R1 में प्लेस करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर R1 लिखा है। तो यहाँ पर 1 5 - 1 7 हुआ। ठीक है, अब बाकी की जो R2 है और R3 है वो हम सेम लिखेंगे। तो 3 4 -2 11 3 -2 4 और 11 ये हमने सेम लिखा। ठीक है, क्योंकि हमने जस्ट R1 में चेंजिंग की है, R2 और R3 सेम रहेगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट एलिमेंट हमने ये एलिमेंट 0 करना है। तो अब हमें इस 3 को 0 करना है।
तो इस 3 को 0 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम R3 में से R2 को माइनस कर दें, अगर R3 में से R2 को माइनस करेंगे तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, R3 माइनस R2 करते हैं, और ये जो भी आंसर आएगा ये हम प्लेस करेंगे R2 में। तो देखें, मैं R3 लिख रही हूँ पहले। ठीक है, R3 क्या है, 3 माइनस 2 4 और 11, ये वाली R3 हो गई। अब R2 मैं लिखूंगी, R2 क्या है, 3 4 माइनस 2 और 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होती है, ये प्लस का था तो माइनस का बना, ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ही रहेगा। अब ये 0 बनेगा, -2 -4 रिजल्ट विल बी -6, 4 + 2 प्लस का 6, 11 - 11 0। अब ये जो रिजल्ट आया है ये हम कहाँ प्लेस करेंगे, R2 में प्लेस करेंगे। तो R2 में मैं लिखती हूँ 0 -6 6 और 0, और बाकी के जो फर्स्ट रो है और सेकंड थर्ड रो है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी 0 आ गया। अब नेक्स्ट पे क्या करना है, अगर हम इसी स्ट्रक्चर पे देखें, इस एलिमेंट को हमने 1 करना है। ठीक है, ये वाला एलिमेंट 1 होगा। तो इसको 1 करने के लिए मतलब अब हमें -6 को 1 बनाना है। तो -6 को 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम डिवाइड कर दें -6 से R2 को, ठीक है, तो तब हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये जो भी रिजल्ट आएगा ये हम कहाँ प्लेस करेंगे, अगेन R2 में प्लेस करेंगे। तो देखें, क्या करने वाले हैं हम, R2 लिखते हैं हम, R2 क्या है, 0 -6 प्लस का 6 और 0। अब R2 को हम क्या करने वाले हैं, -1/6 से डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो हम -1/6 से इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो देखें, अगर -1/6 0 को डिवाइड करता है तो 0 ही आएगा, -1/6 -6 से डिवाइड होता है तो रिजल्ट आएगा 1, -1/6 6 से डिवाइड होगा तो रिजल्ट आएगा माइनस का 1, और यहाँ पर 0 से डिवाइड होगा तो रिजल्ट 0 ही आएगा। ठीक है, अब ये जो भी रिजल्ट आया है ये हम कहाँ प्लेस करेंगे, R2 में प्लेस करेंगे। यस, रोल नंबर 109 पूछें। मैम ये हम माइनस के 1/6 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इसे प्लस के नहीं कर सकते? अगर हम प्लस के करें, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 6 है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 6 है तो माइनस को कैंसिल करने के लिए हमें माइनस ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में प्लस का 1 होता है, माइनस का 1 नहीं होता। ठीक है। तो अब ये जो भी रिजल्ट आया है ये हम कहाँ प्लेस करेंगे, R2 में प्लेस करेंगे। तो R2 में हम लिखेंगे 0 1 -1 एंड 0। बाकी जो R1 है वो सेम, और जो R3 है वो भी सेम। ये चीज हुई। अब देखें, अब दोबारा स्ट्रक्चर पे आए, ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया, यहाँ 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, इस एलिमेंट को 0 करना है। अब इस एलिमेंट को 0 करने के लिए इट मीन्स कि इस 3 को अब हमने 0 करना है। तो अब हम इस 3 को 0 कैसे करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से ही करेंगे। तो देखें, R3 में अब हमने चेंजिंग करनी है, तो R1 और R2 तो हम सेम ही लिखते हैं, तो R1 और R2 में सेम लिखती हूँ। अब R3 में हमने इस एलिमेंट को पहले 0 करना है। यस, 116 पूछें। मैम ये फर्क नहीं पड़ता, हम कितने भी स्टेप्स में कर सकते हैं?
जी बिल्कुल, कितने भी स्टेप्स में कर सकते हैं, बस हमें ये स्ट्रक्चर बनाना है। मतलब स्टार्ट के ठीक है। फर्स्ट 3 कॉलम्स को हमने यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। अब वो स्टेप्स जितने भी हों वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ओके मैम। अब ये 3 को हम 0 बनाने के लिए हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस 3 को 0 बना सकते हैं। अगर आप देखें, अगर हम R1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और R3 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास ये एलिमेंट 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इस पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 बन जाएगा, और फिर हम इन दोनों रोज को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा। तो हम यही करते हैं, हम देखें, हम करते हैं 3 को मल्टीप्लाई करते हैं R1 से, और R3 में से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और ये जो भी रिजल्ट आएगा वो हम R3 में प्लेस करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 को R1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो R1 आपके पास क्या है, 1 5 माइनस 1 7, 1 5 माइनस 1 7, ये क्या है, R1 है। इसको हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 5 टाइम 15 माइनस 3, और 3 7 टाइम 21। तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 3R1 का। अब हम क्या करेंगे, R3 में से इस रिजल्ट को माइनस करेंगे। तो R3 आपके पास क्या है, अगर आप पीछे देखें, 3 माइनस 2 4 और 11 है R3, ये R3 है। तो मैंने यहां लिखा 3 माइनस 2 4 और 11, ये हो गया R3। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं एलिमेंट्स को, 3 माइनस 2 4 और 11, यस यही है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3R1 के रिजल्ट को। तो वो हमारे पास क्या आया है, 3 15 आया है, माइनस 3 आया है, और 21 आया है। माइनस करना है तो माइनस में हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन है तो हम साइन चेंज करेंगे। पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा, और ये नेगेटिव बन जाएगा। 3 माइनस 3 0, माइनस 15 माइनस 2 माइनस 17, 4 प्लस 3 7, एंड 11 माइनस 21, आई थिंक इसका रिजल्ट आएगा -10। ठीक है, यस। तो अब हम ये जो रिजल्ट प्लेस करेंगे वो हम R3 में प्लेस करेंगे। तो अब आप R3 में लिखें 0 माइनस 17 प्लस का 7 और माइनस का 10। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगेन हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये वाला एलिमेंट भी 0 होगा, तो इस एलिमेंट को भी अब हमने 0 बनाना है। अब इस एलिमेंट को हम किस तरीके से 0 बनाएंगे, अगर आप देखें, अगर हम R2 को 17 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 17 आ जाएगा, और हम इसके साथ R3 के साथ ऐड कर दें। अब सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, अब हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये माइनस का ऑलरेडी है। तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो देखें हम क्या करेंगे, हम करेंगे R2 को मल्टीप्लाई करते हैं 17 से, और प्लस कर देते हैं R3 के साथ, और जो रिजल्ट हम प्लेस करेंगे वो हम प्लेस करेंगे R3 में। तो मैं यहां करती हूं, पहले हम 17 को R2 से मल्टीप्लाई करते हैं। R2 क्या है, 0 1 -1 और 0। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 17 से। तो 17 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 0 टाइम्स 0, 17 1 टाइम्स 17, 17 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -17 और 0। अब ये रिजल्ट जो आया है ये क्या आया है, 17 R2 का आया है, मतलब R2 को हमने 17 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, R3 को ऐड करेंगे। R3 क्या है, ये, तो R3 हम यहाँ लिखते हैं, और R3 क्या है, 0 -17 प्लस का 7 और यहाँ पर माइनस का 10 ऐड करेंगे। तो
0 प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस की साइन है तो ऐड करेंगे, तो 0 प्लस 0 0, 17 माइनस 17 0, माइनस 17 प्लस 7 तो -10 आएगा, और यहाँ पर -10 सेम का सेम। अब ये जो रिजल्ट आया है ये हम कहाँ प्लेस करेंगे, ये हम प्लेस करेंगे R3 में, तो 0 0 -10 और यहाँ पर -10, और इसके अलावा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा। हो गया ये चीज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर भी 1 चाहिए, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 1 होने चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स में यही होता है। तो अब -10 को हमने क्या करना है, 1 बनाना है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, -1/10 से डिवाइड कर देते हैं R3 को, और ये रिजल्ट हम प्लेस करेंगे R3 में। तो अगर हम -1/10 से R3 को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि -10 को अगर -10 से ही डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आएगा 1। तो देखिए हम क्या करेंगे, R3 लिखती हूँ मैं यहाँ पर, 0 0 -10 -10, ये क्या है, R3 है। अब R3 को मैं क्या करती हूँ, -1/10 से डिवाइड करती हूँ, तो देखें क्या आएगा आंसर। -1/10 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, -1/10 को देखें -10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 10 से कैंसिल, तो ये प्लस का 1 बचेगा। -1/10, अच्छा यहाँ तो ये 0 ही आएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और -1/10 अगेन इस -10 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा 1। तो हमने क्या किया है, -1/10 से R3 को मल्टीप्लाई किया है। अब ये जो रिजल्ट आया है वो हम कहाँ प्लेस करेंगे, R3 में प्लेस करेंगे, तो 0 0 1 और 1 हमने R3 में प्लेस कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर R3 मेंशन किया है। 1 5 -1 7 सेम, 0 1 -1 0 सेम। अब देखें, अब क्या ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स बन गई है, मतलब स्टार्ट के जो 3 कॉलम्स हैं, शुरू के जो 3 कॉलम्स हैं, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स बन गई है, या अभी हमें फर्दर और इस पर ऑपरेशंस अप्लाई करने होंगे। मैम डायगोनल तो हमारे पास 1 आ रहा है, लेकिन वो 0 नहीं आ रहा है हमारे पास। हाँ, डायगोनल तो अगर आप देखें तो डायगोनल में तो आपके पास 1 आ गए, लेकिन अभी, और यहाँ पर डायगोनल के एलिमेंट्स के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हो गए, लेकिन मैम अभी आप फर्दर भी करने होंगे इसको, फर्दर। जी बिल्कुल, इसको फर्दर हमें सॉल्व करना होगा। तो अब हमें कुछ और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे। अब देखें, हम यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, अब इसके जितने भी ऊपर एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को 0 करना है। तो अब इस -1 को 0 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम R2 और R3 को ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो तब यहाँ पर आपके पास 0 आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, R2 को प्लस करते हैं R3 के साथ, और ये जो भी रिजल्ट आएगा वो हम कहाँ प्लेस करेंगे, वो हम R2 में प्लेस करेंगे, क्योंकि हमें R2 में 0 चाहिए। तो इस एलिमेंट को हम 0 बनाने के लिए देखें हम क्या कर रहे हैं, R2 क्या है, 0 1 -1 0, यह R2 है, और R3 क्या है, 0 0 1 1। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 1। अब ये जो रिजल्ट आया है इसको हम R2 में प्लेस करेंगे, तो 0 1 0 1, और बाकी R1 और R3 सेम रहेगा। देखें, हमें मेन डायगोनल 1 मिल गया, इसके ऊपर ये वाला एलिमेंट 0 हो गया, ठीक है। अब अगेन अभी भी ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं बनी है। अब हमें क्या करना है, ये जो 1 है ना, ये वाला जो 1 है, इस 1 के ऊपर ये जो 5 है इसे 0 करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको 0 करते हैं। तो इस 5 को 0 करने के ये लिए, मतलब मैम हम यूनिट यूनिट मैट्रिक्स में कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, हम यूनिट मैट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, अब यूनिट मैट्रिक्स में हमारे पास इस 1 के ऊपर जो एलिमेंट 5 है ये 0 होना चाहिए। तो अब इसको 0 करने के लिए क्या करें, देखें, अगर हम R2 को 5 से मल्टीप्लाई करें और R1 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला 5 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं, R2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और R1 के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास एलिमेंट 0 हो जाएगा। हमने जो भी चेंजिंग करनी है वो R1 में करनी है, तो R2 और R3 हम सेम लिखते हैं। तो मैं यहाँ R2 और R3 तो सेम ही लिख रही हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, R1 में चेंजिंग करनी है। तो R1 में मैं क्या कर रही हूँ, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, R2 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 5R2, और R1 में से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस रिजल्ट को, और जो भी हम चेंजिंग करेंगे वो हम R1 में करेंगे। तो हमें यहाँ इस 5 की जगह पे 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले हम R2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 1 -1 और 0 है R2, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा -1, -5 हो जाएगा, और 5 0 ज़ा 0 हो जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट आया है 5R2 का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, R1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। R1 अब हमारे पास क्या है, अगर हम पीछे देखें, R1 है 1 5 -1 7, 1 5 -1 7, ये है R1। R1 में से अब हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, 5R2 को सब्ट्रैक्ट करें। यस, R1 एक बार फिर कंफर्म कर लेते हैं, 1 5 -1 7 है। ठीक है, अब हम R2 5R2 के रिजल्ट को माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है ये वाला, वो हम लिखेंगे 0 5 -5 और 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगी। मैम यस मैम ये जो R2 हमारे पास आया था पहले मैम, 0 1 0 1 आया था। जी, तो मैम यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, माइनस की निशानी डली है। हाँ देखें, यहाँ पर आपके पास R2 क्या आया है, 0 1 0 1 आया है। ठीक है, तो यस, ये एक मिनट, ओके, ये R2 हमने बाय मिस्टेक 0 1 0 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हम चेंजिंग कर देते हैं, यस, R 0 1 0 1 करते हैं। ठीक है, और जब ये मल्टीप्लाई होगा, अब यहाँ पर आपके पास R2 क्या है, 0 1 0 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 से 0 हो जाएगा, 5 1 5, 5 0 टाइम्स 0 और 5 1 टाइम 5। ठीक है, ये हो गई 5R2, वो हमने यहाँ प्लेस कर दी 0 5 0 5। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। 0 तो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये साइन नेगेटिव हो जाएगी, ये 0 अगेन सेम ही रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगी। 1 1 और 0 रिजल्ट क्या आएगा, 1। 5 -5 0 आएगा रिजल्ट, -1 सेम का सेम रहेगा, और 7 -5 रिजल्ट आएगा 2। ठीक है, R में से 5R2 को माइनस किया तो ये रिजल्ट आया। अब ये रिजल्ट हम कहाँ प्लेस करेंगे, वो हम R1 में प्लेस करेंगे। तो हम यहाँ पर 1 0 -1 और 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ 1 के ऊपर भी 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो 1 है -1, इसको भी 0 करना है। अब इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें R3 में यहाँ इसके नीचे 1 दिख रहा है, तो अगर हम R3 और R1 को ऐड कर देते हैं तो ये भी 0 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, R3 प्लस हम क्या करते हैं R1, और ये जो रिजल्ट आएगा वो हम R1 में प्लेस करेंगे। तो लेट्स सी, R3 क्या है, R3 हम लिख लेते हैं
0 0 1 और 1। ठीक है, ये लिख ली। R1 हमारे पास ये है 1 0 -1 और 2। प्लस करेंगे क्योंकि हमने यहाँ प्लस की साइन लगाई है। 1 0 0 2 + 1 3 हो जाएगा। ये रिजल्ट जो कहाँ प्लेस करेंगे हम, R1 में प्लेस करेंगे। ठीक है, ये R1 है। तो 1 0 0 3, तो 1 0 0 3 हो गया। बाकी R1 में हमने चेंजिंग की है, तो R2 और R3 तो सेम ही रहेगा क्योंकि वहां हमने कोई चेंजिंग नहीं की। अब आप बताएं कि क्या ये बन गई है यूनिट मैट्रिक्स। इसके स्टार्ट के 3 कॉलम्स यूनिट मैट्रिक्स बन गए हैं, या फर्दर हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बस यही होगा। ठीक है, अब हमारे पास अगर रिक्वायर्ड स्टेप्स में आप जाएं, स्टेप्स में हमारे पास डायगोनल एलिमेंट 1 बन गया, और उसके एलिमेंट, इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। तो मतलब हमारे पास जो स्टार्ट के 3 कॉलम्स है वो यूनिट मैट्रिक्स होने चाहिए, और बाकी थर्ड जो कांस्टेंट वाला कॉलम है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो अब हमारे पास ये बन गया है स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टार्ट के 3 एलिमेंट्स, 3 कॉलम्स हैं, ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स बन चुके हैं। तो अब हम यहाँ स्टॉप हो जाएंगे। हो गया था। अब हम यहाँ स्टॉप हो जाएंगे, और अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो स्ट्रक्चर आया है अब हम इसको दोबारा जो है इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। मतलब इसको अब हम दोबारा इक्वेशंस में चेंज करेंगे। तो अब आप यहाँ मैम देखें। एक क्वेश्चन था। मैम एक यस। क्वेश्चन था मैम पीछे। जी मैम पीछे पूछिए। वाली स्लाइड करें। जी। मैम ये जो पीछे वाली स्लाइड पे मैम आपने बताया कांस्टेंट वाली कॉलम है मैम, इसके अंदर अगर किसी भी एक में जीरो आ गए तो नहीं होगा फिर? नहीं, जीरो आ सकता है, लेकिन वो जीरो ऑटोमेटिकली वो खुद आएगा, वो हम खुद से नहीं करेंगे। जबकि यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो हमने खुद किए हैं, लेकिन यहाँ पर आप खुद से नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो नो प्रॉब्लम। ठीक है। यहाँ आप खुद से आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करके इसको जीरो करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, अब ठीक है मैम। देखें, ये आपके पास स्ट्रक्चर आया था, ये आपके पास मैट्रिक्स बनी थी। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को दोबारा मैंने यहीं कॉपी किया है। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप है सॉल्व द इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू यूनिट मैट्रिक्स। अब हमने इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, और इसको हमने इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है यूनिट मैट्रिक्स को। मैंने आपको बताया था फर्स्ट कॉलम एक्स कॉलम होता है, सेकंड कॉलम वाई कॉलम होता है, थर्ड कॉलम जेड कॉलम होता है। अच्छा सॉरी, मैंने वेरिएबल एक्स वाई जेड लिख दिए हैं। हमारे पास जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में गिवन होंगे हम हमेशा वेरिएबल वो यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में मैंने x1 x2 और x3 यूज किया है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला कॉलम x1 का होता है, सेकंड कॉलम x2 का, और थर्ड कॉलम x3 का होता है। तो यहाँ पर आप देखें, x1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 ही रहेगा, x2 0 है, x3 0 है, इक्वल की साइन लगाते हैं, और ये किसके बराबर है, 3 के बराबर। ठीक है, सेकंड में आए, x1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, x2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x2 ही रहेगा, x3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, और बाकी इक्वल्स टू हम 1 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आए, x1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, x2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, x3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x3 होगा, और ये इक्वल्स टू हम 1 लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमने फोर्थ स्टेप भी कर लिया। यहाँ पर अगर आप देखें, x1 की वैल्यू 3 आई है, x2 की वैल्यू 1 आई है, x3 की वैल्यू 1 आई है, तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना था, और सिस्टम में जितने भी वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो वी हैव डन, हमने x1 की भी वैल्यू फाइंड कर ली, x2 की भी फाइंड कर ली, और x3 की भी फाइंड कर ली। मैम यस मैम यहाँ पे जो x1 = 3 आया है, जी, अगर x के साथ 4x = 3 होता तो ये फर्दर सॉल्व होगा, या यहीं पे बस यही आंसर है इसका? नहीं, फिर फर्दर सॉल्व होता अगर यहाँ पर 1 नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 1 नहीं होता, 1 के बजाय अगर यहाँ पर 4 होता, तो यहाँ पर फिर 4x1 यस मैम। होता, और 4x1 की जगह फिर हम क्या करते हैं, x1 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर फिर ये 3/4 हो जाता। ये 4 डिवाइड होगा इसमें। जी। ठीक है, थैंक यू मैम।